बदकिस्मती से ये हाउस एक अखाड़ा बन चुका है। इस हाउस में अगर कोई पढ़ी लिखी गुफ्तगू करे तो उसको बेवकूफ समझा जाता है और जुमले कसने वाले को, हुल्लड़बाजी करने वाले को शाबाश दी जाती है। और मैं किसी एक जमात की बात नहीं कर रहा, अगर मैं ये गुजारिश कर रहा हूं तो सबसे पहले अपनी जमात से करूंगा, फिर किसी और जमात से, कि बजट डिबेट एक ऐसी डिबेट है जो तयन करती है हुकूमत के अगले एक साल के रोड मैप का, और अपोजिशन को मौका देती है कि वो उसके ऊपर तनकीद बराए इस्लाह कर सके। तो हमें जुमले कसने का और बातें करने का तो बहुत मौके मिलते हैं। ये एक ऐसी डिबेट है, एक ऐसी तकरीर है जो हमें कम से कम अपनी आवाम की नुमाइंदगी करते हुए, अपने हलकों की नुमाइंदगी करते हुए और अपने मुल्क की बेहतरी के लिए करनी चाहिए। जनाब स्पीकर, जब मैं आपके सामने आज खड़ा हूं तो मुझे ये कहने में कोई आड़ महसूस नहीं हो रही कि इस बजट सेशन को लेके मेरी जमात में दो आरा थी। एक राय मेरी जमात में यह थी कि इस बजट सेशन का बॉयकॉट किया जाए। ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, ये 16 सीटों वाली जमात है जिसके पास मैंडेट नहीं है, इसके बजट को लेजिटिमाइज नहीं करना चाहिए और बॉयकॉट करना चाहिए। और एक राय ये थी कि नहीं, अवाम के हकीकी नुमाइंदे हम हैं जो जूती के निशान पे और चिमटे के निशान पे और प्याले के निशान पे मुंतखब होके आए हैं, जिनको अवाम ने वोट दिया है। और अगर हम अवाम की बात इन ऐवानों तक नहीं पहुंचाएंगे, इन हलकों तक नहीं पहुंचाएंगे, तो आवाम की अक्कासी कौन करेगा। और उस सोच ने गलबा पाया और हमने ये फैसला किया कि अपने मुतालबात आपके आगे रख के हम इस बजट सेशन में हिस्सा लेंगे। हमारे 3 बुनियादी मुतालबात है जनाब स्पीकर। हमारा पहला मुतालबा इमरान खान के साथ रसाई, हमारा दूसरा मुतालबा हमारे कायदीन और कारकुनान की रिहाई, और हमारा तीसरा मुतालबा आवाम की दुहाई। ये 3 बातें सोचकर मैं सामान में आया था और जो तकरीर में करके लाया था, पहले फाइनेंस मिनिस्टर तशरीफ फरमा थे, वो भी उठ के चले गए हैं। मैं शुक्रगुजार हूं पार्लियामेंट्री लीडर का, वो तशरीफ ले आए हैं। आज पूरा दिन एक वजीर कोई नहीं था पूरा दिन का। तो डॉक्टर साहब जनाब ने भी कोई कलम, मैं तो हाथिज कलम एक बार ही नहीं देखिया, पता कोई तो शायद लिखी है नहीं लिखी, लेकिन चलो मेहरबानी है थोड़ी मेहरबानी, मेहरबानी। स्पीकर साहब, आप मुझे जानते हैं, मैं एक पॉजिटिव सोच रखने वाला आदमी हूं और यकीन करें मैंने इसी पॉजिटिव सोच के साथ फाइनेंस मिनिस्टर की पूरी तकरीर बड़े गौर से सुनी और इस नीयत से सुनी कि उसमें कोई काबिल तारीफ अगर चीज हो तो मैं उसका जरूर जिक्र करूं, उसी से इब्तिदा करूं। और बदकिस्मती से मुझे आज ये कहना पड़ रहा है कि फाइनेंस मिनिस्टर की पूरी तकरीर में अगर कोई काबिल तारीफ चीज थी तो उनका सूट था। माशाल्लाह बहुत अच्छा सूट पहना हुआ था उन्होंने। और फिर मैं मजबूर हो गया ये सोचने पे कि शायद फाइनेंस मिनिस्टर का इख्तियार भी इतना था कि उन्होंने उस दिन कौन सा सूट पहनना है। बाकी जितना जो उन्होंने बजट की तकरीर की है वो नजर आ रहा था कि कम से कम क्यू ब्लॉक में बनाई हुई तकरीर नहीं, वो नजर आ रहा था कि उसमें उनका अमल दखल कम से कम ही है। वो नजर आ रहा था कि वॉशिंगटन डीसी के किसी तहखाने में बनी हुई ये IMF की सर्टिफाइड एक बजट तो जरूर हो सकता है, ये आवाम को रिलीफ देने का बजट नहीं हो सकता। मैंने उनकी तकरीर में सुना उनको बार बार ये कहते हुए कि ये तरक्की का बजट है, ये स्टेबिलिटी का बजट है। उन्होंने बार बार स्टेबिलिटी की बात की। तो स्टेबिलिटी के बारे में तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि एक इकोनॉमिस्ट ने बड़ा अच्छा कहा है, दिस इज अ बजट फॉर स्टेबिलिटी इनटू पॉवर्टी। गुर्बत में हम बड़े मुतमईन तरीके से इस मुल्क को लेकर जा रहे हैं, हम इस मुल्क को दिवालिये की तरफ लेकर जा रहे हैं बड़े स्टेबल तरीके से। इसमें स्टेबिलिटी कहीं नजर नहीं आती। मैंने ये देखा, टीवी टॉक शोज पर भी देखा, हुकूमती वज़रा को भी ये बात करते हुए देखा, ऑपोजिशन बेंचेस से इस पर तनकीद भी हुई, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब वो पहले वजीर आजम है जिसने अपना 5वां कंसेक्यूटिव बजट दिया है। लेकिन स्पीकर साहब, हर चीज को कॉन्टेक्स्ट में रखना बहुत जरूरी है। 5वां बजट उनका जरूर होगा, लेकिन पिछले 4 बजट की कारकर्दगी ये है कि पिछले 4 बजट में कोई ऐसा एक बजट उनका नहीं है जहां पे वो 4% ग्रोथ रेट को टच भी कर पाए हैं। बल्कि अगर एवरेज एग्रीगेट उनके 4 सालों की ग्रोथ का निकाला जाए तो 2.3% बनता है। और ये भी एक रिकॉर्ड है, जैसे उन्होंने 5वां बजट दिया तो यह भी एक रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान पूरी की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 4 कंसेक्यूटिव बजट्स आए हों जिनका ग्रोथ रेट 4% से कम हो। अब स्पीकर साहब, अगर मैं कहूं कि बाकी दुनिया में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं और सारी गलती यहां पे है तो वो गलत होगा। तो मैं आपको वेस्ट की मिसाल नहीं देता, मैं आपको तरक्की याफ्ता मुमालिक की मिसाल नहीं देता, इसी खित्ते की मिसाल दे देता हूं और इस खित्ते में किसी बड़े मुल्क की मिसाल भी नहीं देता। अगर मैं आपको भूटान की और नेपाल की मिसाल दूं तो जहां पिछले 4 सालों में इनका ग्रोथ रेट 2.3% पे खड़ा था,
2% पे खड़ा था, वहां नेपाल और भूटान 5.5% पे ग्रो कर रहे थे। तो ये जो स्टेबिलिटी की बात करते हैं, हकीकत ये है कि ये स्टेबिलिटी इनटू पॉवर्टी है। ये हुकूमत इस बजट के साथ इस मुल्क को दिवालिये की तरफ लेके जा रही है। जनाब स्पीकर, जहां मैं पॉवर्टी की और गुर्बत की बात करता हूं, तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में इस हुकूमत ने पॉवर्टी को यानी कि गुर्बत को रीडिफाइन किया है और इनकी नई डेफिनेशन पॉवर्टी की यह है कि जो शख्स 8,400 रुपए माहाना आमदन रखता है वो इस मुल्क में गरीब नहीं है। अब ये फैसला मैं इस मुल्क की आवाम पे छोड़ता हूं, आप पे छोड़ता हूं कि 8,500 रुपए वाला इस मुल्क में इज्जतदार तरीके से कैसे जिंदगी गुजर बसर कर सकता है। लेकिन सितम जरीफी क्या है स्पीकर साहब कि इनके नई डेफिनेशन के मुताबिक भी इस मुल्क में पॉवर्टी जो है, गुर्बत जो है, वो 21% से बढ़ के 30% पे हो गई है। माशाल्लाह से ये भी एक रिकॉर्ड है, ये 27 साल रिकॉर्ड है। 27 सालों में कभी भी इतनी शार्प इंक्रीज पॉवर्टी में इस मुल्क में नहीं हुई। मैं मुख्तसर बातें करूंगा, बातें तो बहुत थी करने को, लेकिन मैं फैसला आवाम तक रखना चाहता हूं। आसान अल्फाज में आवाम को आईना इस हुकूमत को आईना दिखाना चाहता हूं, आवाम को बताना चाहता हूं कि इनके कॉल और फेल में कितना फर्क है। इन्होंने बहुत फख्र से रेमिटेंस की बात की है कि हमारे दौर में रेमिटेंसेस बढ़ गई हैं और रिकॉर्ड रेमिटेंसेस हुई हैं हमारे दौर में। लेकिन फिर वही बात है स्पीकर साहब कि जब तक चीज को कॉन्टेक्स्ट में नहीं रखा जाएगा, उसकी सही आप मायना नहीं निकाल सकेंगे। पढ़ी लिखी गुफ्तगू का फायदा यह होता है, चीज कॉन्टेक्स्ट में आ जाती है। रेमिटेंसेस रिकॉर्ड क्यों है स्पीकर साहब? रेमिटेंसेस रिकॉर्ड इसलिए है कि जब से यह हुकूमत मार्ज़े वजूद में आई है, पिछले 4 साल में हर साल 7 लाख से जायद पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के जा रहा है। इस मुल्क का डॉक्टर, इस मुल्क का इंजीनियर, इस मुल्क का टीचर, इस मुल्क में स्किल्ड वर्कर, इस मुल्क का नौजवान ये मुल्क छोड़ के जा रहा है। और इसलिए छोड़ के जा रहा है क्योंकि उसको लगता है कि इस मुल्क में मेरे लिए अब कुछ नहीं बचा, उम्मीद की किरण मेरे लिए अब खत्म हो गई है, तो मुझे कहीं और जाके अपने लिए कोई नई जगह बसानी पड़ेगी। और वो जो तरसीलात अपनी वापस भेजता है, उससे इनकी रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं। जनाब स्पीकर, दुनिया की 40 बड़ी इकोनॉमीज के अंदर पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसकी रेमिटेंसेस उसकी एक्सपोर्ट से ज्यादा है। अब अगर साल लफ्जों में यह बात की जाए तो इसका मकसद यह है कि यह मुल्क जो है आपकी जीडीपी पे नहीं चल रहा, आपकी बनाई हुई चीजों पे नहीं चल रहा। जो गैर मुल्क पाकिस्तानी बैठे हैं उनके चंदे के ऊपर आप इस मुल्क को चला रहे हैं, तो ये बात कहना गलत नहीं होगी। जनाब स्पीकर, ये बात करते हैं स्टेबिलिटी की, ये बात करते हैं तरक्की की। ये तरक्की नहीं है, इसको ब्रेन ड्रेन कहते हैं। आपके मुल्क का जो ब्रेन है, आपके मुल्क का जो स्किल्ड वर्कर है, आपके मुल्क का जो पढ़ा लिखा तबका है, वो आपका मुल्क छोड़ के जा रहा है कोई नई जगह तलाश करने के लिए। एक्सपोर्ट्स की मैं क्या बात करूं, एक्सपोर्ट्स है ही नहीं जनाब स्पीकर। लेकिन हकीकत यह है कि इस हुकूमत की और पाकिस्तान की, और मुझे फख्र है इस बात पे, आज पूरी दुनिया में बल्ले बल्ले हो रही है, लेकिन उसका आम आदमी को क्या फायदा हो रहा है? आपके मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, आपके मुल्क में सरमायाकारी नहीं हो रही, आपके मुल्क में जॉब क्रिएशन नहीं हो रही, आपके मुल्क में जो आपके एक्सपोर्ट्स थे वो भी $2 अरब से कम हो गए हैं। ये कहते हैं हम तजर्बाकार हैं, हमें एक्सपीरियंस है, तुम लोग नादान थे, तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन नादान होने के बावजूद भी, इनएक्सपीरियंस होने के बावजूद भी, और पिछले 100 साल की, 1 सदी के सबसे बड़े पैंडेमिक के बावजूद भी इमरान खान साहब की हुकूमत में $8 अरब से हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी, 13% से लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बढ़ी, इस मुल्क में रोजगार आया, इस मुल्क में मीशत का पहिया चला, और ये मौजूदा आपके सामने है। टैक्स की जहां तक बात करते हैं जनाब स्पीकर, तो टैक्स को इस हुकूमत ने वेपनाइज कर दी है। टैक्स को इस हुकूमत ने अवाम के खिलाफ एक आला बना लिया है। जनाब स्पीकर, यह हुकूमत बड़े फख्र से कहती है कि हमने जो मिडिल क्लास सैलरीड वर्कर लोग हैं उनको हमने रिलीफ दिया है, 60 अरब का रिलीफ दिया है। मैं फिर आपसे वो गुजारिश करूंगा कि जब तक चीज को कॉन्टेक्स्ट में नहीं समझेंगे, बात की तह तक नहीं पहुंचेंगे। 60 अरब का रिलीफ तो आपने सैलरीड क्लास को दे दिया, मान दिया, लेकिन सिर्फ पेट्रोलियम लेवी की मद में आपने 250 अरब उनसे ले लिया। तो ये तो वही बात हुई कि आपने एक बच्चे को टॉफी दे के उसकी जेब काट ली है, आपने थोड़ा सा दिखा के ज्यादा उसे ले लिया है। मैंने टॉक शोज 2-3 कल देखे हैं, हुकूमती वुज़रा टॉक शोज में बैठ के नॉन टैक्स इनकम की बातें कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हमने, इस हुकूमत ने नॉन टैक्स इनकम जो है अपनी बहुत बढ़ा ली है। अगेन, अगर आप एक
फिगर देना चाहें, एक हेडलाइन देना चाहें तो दुरुस्त हेडलाइन होगी, लेकिन अगर आप उसकी तह तक जाएंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जो नॉन टैक्स इनकम है वो कैसे बढ़ा है। उसकी दो बुनियादी वजूहात हैं इनकी नॉन टैक्स इनकम बढ़ने की। पहली वजह यह है, फिर पीडीएल, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है वो इस साल 1500 अरब है। अगर मैं इसको कॉन्टेक्स्ट में डालूं तो आपकी इस साल की टोटल टैक्स रेवेन्यू का वो 13% बनता है, और इनका इरादा है कि अगले साल इसको 1700 अरब पे ये लेके जाएंगे। ये भी अल्लाह का फजल एक रिकॉर्ड है। और आम आदमी को यह समझना है कि जब वो अपने मोटरसाइकिल में, अपने रिक्शे में, अपने जनरेटर में, अपने कारोबार में किसी किस्म का डीजल का या पेट्रोल का लीटर डालता है, तो हर उसके 1 लीटर में 120 रुपए जो है इस पीडीएल की मद में जा रहा है। इसकी वजह से इनका नॉन टैक्स इनकम बढ़ रहा है। जो दूसरी बड़ी वजह है इनकी नॉन टैक्सेबल इनकम बढ़ने की, वो इनका है स्टेट बैंक का, ये कहते हैं इनकम। अब सितम ज़रीफी देखें कि अदादो शुमार का और अल्फाज का हेर फेर कैसा है कि जो इन्होंने इनकम शो की है वो इनकम शो की है डोमेस्टिक डेट के ऊपर, जो इन्होंने बोरोइंग की है। बंदा इनसे पूछे जो डेट आपने कमर्शियल बैंकों से लेके लिया है वो किसने अदा करना है, वो भी तो आवाम ने अदा करना है, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आप ले रहे हो उसको तो इनकम में शो कर रहे हो, लेकिन उसका प्रिंसिपल जो अदा होगा वो कौन करेगा, वो आवाम अदा करेगी और टैक्सों की सूरत में अदा करेगी। इसी तरीके से अगर मैं सेल्स टैक्स की बात करूं तो जनाब स्पीकर 2022 में सेल्स टैक्स 1700 अरब था, आज वही बढ़ के 5000 अरब हो गया है। और जनाब स्पीकर सेल्स टैक्स के बारे में बड़ी सिंपल सी बात है कि सेल्स टैक्स दुश्मन है तो गरीब आदमी का, दुश्मन है तो छोटे दुकानदार का, दुश्मन है तो उस बंदे का जिसे कोई छोटी चीज खरीदनी है। जो बड़ा सनतकार है वो तो सेल्स टैक्स जो है ट्रांसफर कर देता है एंड कंज्यूमर को, लेकिन जिसने आटा, चीनी, दाल, माचिस की डब्बी, सिगरेट की डब्बी बेचनी और खरीदनी है वो जीएसटी की मद में आता है। यहां पे स्पीकर साहब बात हुई है डेट की और सर्कुलर डेट की। डेट की कहानी तो इतनी दर्दनाक है इस मुल्क में स्पीकर साहब कि पिछले 75 सालों में इस मुल्क का डेट 44,000 अरब था और पिछले 4 सालों में ये 88,000 अरब हो गया। यानी कि 75 सालों का डेट एक तरफ, पिछले 4 साल का डेट बराबर। यह है इस हुकूमत की कारकर्दगी। बिजली, जनाब स्पीकर, बिजली एक ऐसा निवाला बन गया है जो आवाम ना उगल सकती है ना निगल सकती है। ना बिजली के बगैर गुजारा होता है, ना बिजली इस्तेमाल करके उसके बिल की अदायगी होती है। सिर्फ इस हुकूमत के अंदर बिजली 3 गुना बढ़ गई है। सिर्फ इस हुकूमत के अंदर जो आपके डिस्को के लॉसेज हैं वो 2022 में अगर 120 अरब के थे तो आज वो 474 अरब के हो गए हैं। इसी तरीके से स्पीकर साहब ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान की तारीख में जो सबसे बड़ी नाइंसाफी इस मुल्क में हुई है, जो सबसे बड़ी ज्यादती इस मुल्क में हुई है, वो इन आईपीपीज की कैपेसिटी पेमेंट्स में हुई है, वो सर्कुलर डेट की शक्ल में हुई है। स्पीकर साहब, आज जो सर्कुलर डेट है वो 1840 अरब तक पहुंच गया है और 1840 अरब तक अब पहुंचा है जब हमने 1240 अरब रुपए फिर कमर्शियल बैंक से लोन्स लेके अदा किया हुआ था। अब इसका आवाम पे क्या असर पड़ता है? आवाम पे इसका असर यह पड़ता है कि ये लोन भी तो अदा होना है ना। ये कैसे अदा होगा? ये अदा हो रहा है 3 रुपए 43 पैसे फी यूनिट सरचार्ज की मद में, जो अगले 6 साल आम पाकिस्तान की शहरी ने अदा करना। मैं आपको कौन से अदादो शुमार बताऊं और कितने अदादो शुमार गिनाऊं? ये इतनी बेहिस हुकूमत हो गई है, ये इतना इन्होंने जो है ना जालिम बजट दिया है, अवाम दुश्मन बजट दिया है कि इस पे मैं ज्यादा बात करूं तो ना इनके कानों पे जूं रिंगनी है, ना किसी पे फर्क होना है। तो मेरा ख्याल है मैं अपने इलाके की बात कर लेता हूं, जनूबी पंजाब की बात कर लेता हूं। जनाब स्पीकर, हमारा मुतालबा डे 1 से रहा है जनूबी पंजाब के सूबे का, और ये शर्फ मुझे हासिल है कि इस ऐवान में, इस हाउस में मैंने जनूबी पंजाब सूबे का बिल टेबल किया हुआ है। और उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है स्पीकर साहब, उसके पीछे वजह यह है कि जनूबी पंजाब की महरूमी आप समझ सकते हैं, क्योंकि इंटीरियर सिंध वाला समझ सकता है या जनूबी पंजाब वाला समझ सकता है। हमारे साथ हर दफा यह मजाक होता है कि इलेक्शन के अंदर जनूबी पंजाब एक नारा बन के रह जाता है,
الیکشن کے اندر جنوبی پنجاب کو ایک سلوگن کی طرح استعمال کیا جاتا ہے، لیکن جب کوئی چیز دینے کی باری آتی ہے تو اس کو محروم رکھا جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں پی ایس ڈی پی کی۔ پی ایس ڈی پی اس دفعہ انہوں نے 1 کھرب روپے کا رکھا ہے۔ اس 1 کھرب روپے میں بھی 11 اضلاع پر مشتمل جنوبی پنجاب، 4 کروڑ کی آبادی سے زائد کا جنوبی پنجاب، ایک میگا پروجیکٹ پی ایس ڈی پی میں نہیں رکھا اس حکومت نے۔ ایک میگا پروجیکٹ انہوں نے جنوبی پنجاب کا نہیں رکھا کہ کوئی سکول بن جاتا، کوئی ہسپتال بن جاتا، کوئی سڑک بن جاتی، کوئی برج بن جاتا، کوئی ایسی چیز انہوں نے ہمیں نہیں دی۔ اسی طریقے سے ستم ظریفی تو یہ ہے کہ اسپیکر صاحب جنوبی پنجاب کا اور پاکستان کا کسان اب پس چکا ہے۔ ان کی کاسٹ جو ہے اتنی بڑھ گئی ہے، ڈی اے پی، کھاد، یوریا اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب وہ خرید نہیں سکتا۔ اس کی جو محنت کا معاوضہ ہے اس کو مل نہیں رہا، اس کا ریٹ مل نہیں رہا۔ ہم سب نے ابھی گندم بیچی ہے، جیسے منتے ترلے کر کے بیچی ہے، یہ ہمیں پتہ ہے۔ آگے مکی کی فصل اتر رہی ہے، اس کے ساتھ جو کچھ ہونا ہے آپ کو پہلے نظر آ رہا ہے۔ بجلی کے بل ٹیوب ویل کے ادا ہوتے نہیں ہیں، بجلی کے بل ہمارے ادا ہوتے نہیں ہیں۔ اور ستم ظریفی تو یہ ہے کہ رہتی کثرت بھی پنجاب حکومت نے نکال دی ہے۔ جناب اسپیکر، جنوبی پنجاب میں انہوں نے کیا منصوبہ دینا تھا؟ میں نے کئی مرتبہ اس فلور کے اوپر یہ بات کی ہے کہ اگر آپ نے اس ملک کی معیشت کو بچانا ہے تو ایگریکلچر سیکٹر کا ریوائول کرنا ہوگا۔ ایگریکلچر سیکٹر آج بھی اس ملک کا سب سے بڑا امپلائر ہے۔ 70% آپ کے ملک کی امپلائمنٹ فورس جو ہے ایگریکلچر سیکٹر سے منسلک ہے۔ اور اگر آپ نے ایگریکلچر سیکٹر کو ریوائیو کرنا ہے تو آپ کو اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھانی پڑے گی۔ اگر آپ نے اپنی پروڈکٹیوٹی کو بڑھانا ہے آپ کو اپنے ملک کے اندر نیا بیج دینا پڑے گا، اور اگر آپ کو اس ملک میں نیا بیج دینا ہے تو آپ کو اس ملک میں ریسرچ کرنی پڑے گی۔ میں اکثر بات کیا کرتا تھا، ملتان میں میرے حلقے میں شجاع آباد روڈ کے اوپر ایک کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے جو ایک کھنڈر بنا پڑا ہے۔ اس امید کے ساتھ بات کرتے تھے کہ اس کو آپ ریوائیو کریں گے، اس کے اندر کوئی ریسرچ ہو گئی، کوئی نیا سیڈ آئے گا، ملک میں نئی کاٹن آئے گی۔ لیکن پنجاب حکومت نے وہ خواب بھی ہمارا پورا کر دیا کہ انہوں نے کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ کو بند کر کے وہاں پہ جم خانہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ جناب اسپیکر، آسٹیریٹی کی وائنڈ اپ کریں پلیز۔ نہیں سر، تھوڑی سی کیپ یور ورڈ ناؤ، پلیز کیپ یور ورڈ۔ سر میرے تو کتنے منٹ ہوئے آپ بتا دیں کتنے ہوئے؟ I don't want to disclose what my word to you is, but ابھی تھوڑا سا ٹائم رہتا ہے، مہربانی فرمائیں۔ سر میں ریپ اپ کر رہا ہوں۔ آسٹیریٹی کی باتیں کرتے ہیں یہ حکومت، لیکن آسٹیریٹی صرف ایک سلوگن ہے یہاں پہ۔ جناب اسپیکر، عوام کو کہا جاتا ہے کہ اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لو، لیکن ہم نے 11 ارب کا جہاز خریدنا ہے۔ عوام کو کہا جاتا ہے اپنا ہاتھ روک لو، لیکن سول گورنمنٹ کی ایکسپینڈیچر آج بھی 100 ارب سے زیادہ ہے۔ جناب اسپیکر، آج بھی اس ملک میں ہمارے وزراء کا پروٹوکول، چیف سیکرٹری صاحب کا باغ کی نشر و نما، ہمارے وزراء کی 0 میٹر گاڑیاں، یہ ترجیحات ہیں اس حکومت کی۔ جناب اسپیکر، میں آخری بات کر رہا ہوں اور پھر ریپ اپ کر رہا ہوں، اور یہ زیادتی ہوگی کہ میں ان لوگوں کا ذکر نہ کروں جن کی وجہ سے آج میں ایوان میں کھڑا ہوں۔ جناب اسپیکر، وزیر اعظم عمران خان صاحب، ٹی وی پہ شاید ان کا نام نہ لے سکتے ہوں، لیکن آج بھی اس ملک کا مقبول ترین لیڈر عمران خان ہے۔ آج بھی اس عوام کے دلوں میں عمران خان بستا ہے۔ شکریہ سر، عمران خان صاحب اس ملک کے مقبول ترین لیڈر ہیں۔ مخدوم شاہ محمود قریشی وفاق کا دوسرا نام ہے، جس نے 3 سال کی قید تو برداشت کی ہے لیکن اپنے سودوں پہ، اصولوں پہ فیصلہ نہیں کیا۔ جناب اسپیکر، ڈاکٹر یاسمین راشد 74 سالہ کینسر پیشنٹ ہے لیکن ایک چٹان کا حوصلہ رکھنے والی خاتون ہے۔ عمر سرفراز چیمہ عمران خان کا سپاہی ہے